Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. और ब्रेक के बाद चलेंगे एक बड़ी खबर की ओर जो कि सागर से मिल रही है। सागर में किराए के मकान में मिला महिला का शव, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। बता दें आपको पिछले 1.5 साल से भांजा दामाद के साथ रह रही थी और फर्श पर खून के धब्बे भी मिले हैं। पति ने भांजा और दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। 25 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप। भांजा दामाद सुंदर पटेल को हिरासत में लिया गया है। मकरोनिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है जहां महिला का शव मिला। किराए के मकान में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही फांसी के फंदे पर महिला की लटकी हुई लाश मिली और पिछले 1.5 साल से भांजा दामाद के साथ रह रही थी। फर्श पर खून के धब्बे मिले। पति ने भांजा दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। 25 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप है। भांजा दामाद सुंदर पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो कि शिवपुरी से मिल रही है। शिवपुरी में 2 भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। भैंस चराने गए थे दोनों भाई और कपड़े तालाब किनारे मिले जिससे उनकी पहचान की गई। बता दें आपको कि दिनारा थाना क्षेत्र के सिंधौआ गांव की ये पूरी घटना है जहां 2 युवक भैंस चराने गए थे और तालाब में डूबने से इनकी मौत हो गई। तो शिवपुरी से यह बड़ी खबर जहां 2 भाइयों की तालाब में डूबने से मौत। भैंस चराने के लिए दोनों भाई गए थे, कपड़े तालाब किनारे मिले। दिनारा थाना क्षेत्र के सिंधौआ गांव की ये पूरी घटना। देश में रेबीज की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। कई इलाकों में तो हालात इतने खराब हैं कि कुत्तों के डर से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। जिम्मेदार कागजों पर कुत्तों की नसबंदी के आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोजाना बड़ी संख्या में लोग रेबीज के टीके लगवाने पहुंच रहे हैं। घर से बाहर निकलते अक्सर ये डर बना रहता है कि न जाने कब कौन सा कुत्ता आक्रामक हो जाए और हमला बोले। लोगों को इसी खौफ से आजादी दिलाने के लिए ग्वालियर नगर निगम ने मार्च-अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग की एनिमल केयर फाउंडेशन को कुत्तों की नसबंदी का ठेका दिया था। लेकिन 4 साल बाद जब इस ठेके की जांच की गई तो बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। फाउंडेशन ने नगर निगम को झूठा शपथ पत्र दिया था। 2 महीने में 656 आवारा कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया था। हर कुत्ते की नसबंदी पर करीब 1500 से 2000 रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन आज ग्वालियर की सड़कों पर 55,000 से ज्यादा कुत्ते दौड़ रहे हैं। रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को काट रहे हैं। इस घोटाले के बाद बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई 656 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई? 2022 में नगर निगम ने स्वान बधियाकरण का काम एनिमल केयर फाउंडेशन को दिया था। उनके द्वारा उस टाइम पे इसमें कार्य किया गया और उनने डॉक्टर रवि रमन शर्मा उनने संस्था ने अधिकृत किया हुआ था और इसमें कंप्लेंट हुई। कमिश्नर साहब ने उसमें जांच की और संस्था से भी पूछा तो उसमें एक शपथ पत्र में ये बताया गया कि ये साइन है ना इनके रवि रमन के नहीं है। तो फिर संस्था से पूछा कि ये साइन किसके हैं, तो संस्था के द्वारा ये कहा गया कि हमने तो रवि रमन जी को दिया था, ये साइन उनके नहीं है। ग्वालियर नगर निगम नसबंदी पर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर रहा है। फिर भी बीते साल 70,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। नगर निगम अब संबंधित डॉक्टर और संस्था के खिलाफ केस दर्ज कराकर खाना पूर्ति कर रहा है। इस कंपनी से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं रवि रमन, उनके द्वारा एक एफिडेविट दिया गया जो डॉक्टर राघव परसरा के नाम से था। उसमें 659 डॉग्स का बंध्याकरण करना उन्होंने लिखा है। इसके एवज में 6 लाख रुपए का पेमेंट नगर निगम द्वारा जारी किया गया। जब ये बात डॉक्टर राघव परसरा को पता चली तो उनके द्वारा एक कंप्लेंट की कि 2025 में इसमें जांच पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में कार्रवाई की जाएगी। नियम है कि नसबंदी के बाद कुत्ते को उसी जगह छोड़ो और शपथ पत्र दो, पर यहाँ तो शपथ पत्र ही फर्जी निकला।
2022 में घोटाला हुआ, लेकिन 2026 में जब तक शिकायत नहीं हुई, किसी के कानों में जू नहीं रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि 4 साल तक फाइल क्यों दबी रही और किसे बचाया जा रहा था। फिलहाल नगर निगम के पास इसका कोई जवाब नहीं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को सागर जिले के देवरी विधानसभा के केसली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की और इस दौरान लगभग 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। और इतना ही नहीं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवरी विधानसभा क्षेत्र को 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी है। इनमें 122.02 करोड़ रुपए की लागत से 28 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। साथ ही 68.83 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके 25 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इन कार्यों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। और इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए। आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित समृद्ध MSME विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में MSME क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 900 MSME इकाइयों को 360 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की और साथ ही उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और साथ ही स्टार्टअप सहायता राशि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से वैश्विक आर्थिक शक्ति बन रहा है और ऐसे में अब मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने वर्ष 2047 तक प्रदेश में 1 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयों और साथ ही 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य बताया है। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में MSME इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए MSME इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने इस सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रदेश में UCC के मसौदे और विभिन्न प्रावधानों को लेकर आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं और इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन लिंक जारी किया गया है। इसके माध्यम से लोग अपने सुझाव और राय दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त होने वाले सभी सुझाव सीधे UCC के अध्ययन और मसौदा तैयार करने की गठित उच्च स्तरीय समिति तक पहुंचेंगे और उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कहते हैं किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसकी कहानियों से होती है। संस्कारधानी जबलपुर में भी ऐसी ही एक कहानी दफन है। यहूदी समुदाय की जो कभी यहाँ बड़ी संख्या में रहता था, लेकिन आज महज 3 परिवार ही यहाँ बचे हैं और ये कहानी है 80 वर्षीय डेनियल अब्राहिम की, जिन्होंने इजराइल नहीं बल्कि जबलपुर को अपनी मातृभूमि चुना और साथ ही उस ऐतिहासिक यहूदी कब्रिस्तान की जहां इतिहास की कई परतें दफन हैं और जिस पर अब भूमाफियाओं की नज़र है। देखिए जबलपुर से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इस छोटे से फ्लैट के दरवाजे पर लगा यह निशान शायद ज्यादातर लोगों ने कभी देखा नहीं होगा।
लेकिन दुनिया भर में इसे यहूदियों की पहचान माना जाता है। दरवाजा खोलने वाले 80 वर्षीय डेनियल अब्राहिम जबलपुर के उन आखिरी 3 यहूदी परिवारों के सदस्यों में से एक हैं जो आज भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को जिंदा रखे हैं। इन दीवारों पर टंगी तस्वीरें 150 साल पुरानी परंपराओं और यादों की गवाह है। यादें उस समुदाय की जिसे कभी एडोल्फ हिटलर की नफरत ने मिटा देने की कोशिश की थी। दुनिया के लाखों यहूदियों की तरह डेनियल के पूर्वजों ने भी अत्याचार और असुरक्षा के दौर देखे और आखिरकार जबलपुर को अपना घर बनाया। यहीं उनके पिता बड़े हुए, यहीं रक्षा मंत्रालय की गन कैरिज फैक्ट्री में अधिकारी बने और यहीं जन्म हुआ। आज बुजुर्ग दिख रहे डेनियल अब्राहिम जबलपुर में पढ़े, रेलवे में लोको पायलट बने और संस्कारधानी की गंगा जमुनी संस्कृति में ऐसे रचे बसे कि जब इजराइल बनने के बाद अधिकांश यहूदी वहां चले गए, तब भी डेनियल ने जबलपुर को नहीं छोड़ा। उनके बच्चे आज इजराइल में रहते हैं, लेकिन डेनियल कहते हैं कि ये मेरी मातृभूमि है और कर्म भूमि भी, इसलिए मेरी मरण भूमि भी जबलपुर की मिट्टी ही होगी। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ, वो भी मध्य प्रदेश जबलपुर में, और यहीं मेरा शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं मैंने नौकरी करी। इस धरती ने मुझको सब कुछ दिया है, तो ये मेरी मातृभूमि है और मैं अपनी मातृभूमि में ही रहूंगा, यहीं जीऊंगा और यहीं मरूंगा। लेकिन आज डेनियल एक और लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उनकी अपनी नहीं बल्कि उनकी विरासत की है, जो भारत की आजादी से पहले सेंट्रल प्रोविंस और आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागपुर क्षेत्र के यहूदियों की साझा पहचान है। रानीताल के पास स्थित है ये करीब 1.25 साल पुराना यहूदी कब्रिस्तान, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इकलौता यहूदी कब्रिस्तान है। यहीं डेनियल के पूर्वज दफन हैं। यहीं उन यहूदी परिवारों की स्मृतियां हैं जिनकी पीढ़ियां अब इजराइल और दुनिया के दूसरे देशों में बस चुकी है। आज भी इजराइल से कई यहूदी अपने पूर्वजों की कब्रों पर श्रद्धांजलि देने जबलपुर आते हैं, लेकिन अफसोस इतिहास की यह विरासत आज भूमाफियाओं के निशाने पर है। करीब 5000 वर्ग फीट में फैले इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए डेनियल बरसों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एसडीएम कोर्ट में उन्हें राहत भी मिली, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। विरोधी पक्ष अब ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है और इसी बीच अतिक्रमण और तोड़फोड़ की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इतिहासकारों और विरासत प्रेमियों का कहना है कि ये केवल किसी समुदाय का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि जबलपुर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, जिसे प्रशासन को बचाना चाहिए। जो यहूदी सिमेट्री है रानीताल की, उसको एज अ हेरिटेज मॉन्यूमेंट उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी धरोहर है। और अगर हमने इसको जाने दिया, अगर हमने इस इशू पे ध्यान नहीं दिया, तो एक बना बनाया इतिहास जो है, एक बना बनाया धरोहर जो है, वो झज्जर हो जाएगा। डेनियल की कानूनी लड़ाई में उनके वकील भी साथ खड़े हैं। एडवोकेट मनीष वर्मा का कहना है कि अदालत में न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन सरकार और प्रशासन को भी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। 1917 से यहूदियों के कब्रिस्तान की एक 5000 फुट जमीन जो है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 99 साल की लीज पे दी गई थी इन लोगों को, जहाँ पर इन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया हुआ है अपना। अब जो है, जो लैंड ग्रैबर्स जो हैं जबलपुर में, उनकी पड़ोस में बाजू वाले खसरे की कोई ज़मीन होगी तो वो उस ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। जबलपुर में हिंदू शमशान है, मुस्लिम कब्रिस्तान है, सिख और ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थल भी संरक्षित है, लेकिन शहर के इस यहूदी कब्रिस्तान की हालत, उपेक्षा और असुरक्षा की पूरी कहानी खुद बता रही है। अब जबलपुर के महापौर भी अदालतों के आदेशों के मुताबिक इस विरासत को बचाने का प्रयास करने की बात कह रहे हैं। रानीताल के पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहूदी रहते थे और आज भी ऐसा बताते हैं कि कुछ परिवार आज भी वहाँ पर रहते हैं। ये ट्रायल चल रही है, एसडीएम कोर्ट में भी चली है, उसके ऊपर भी जाएगी। कुछ लोग अपनी जगह और अपना कब्जा बताते हैं। चूँकि ये कानूनन प्रक्रिया इसमें चल रही है, उससे क्या रिजल्ट आता है कानूनन प्रक्रिया के बाद, उसको देखकर नगर निगम उसके मुताबिक आगे काम करेगा। एक समय जबलपुर में यहूदियों के कई परिवार थे, आज केवल 3 परिवार बचे हैं। उनमें भी डेनियल अब्राहिम जैसे लोग अपने साथ एक पूरी सभ्यता की यादें संजोए हुए हैं। शायद इसलिए उनकी लड़ाई सिर्फ 5000 वर्ग फीट जमीन की नहीं,
उन कब्रों की है जिनमें इतिहास सो रहा है। यह लड़ाई उस विरासत की है जिसे बचाना सिर्फ एक समुदाय नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यहूदियों यानी ज्यूइश कम्युनिटी का जबलपुर से कितना पुराना और गहरा नाता रहा है, इसका गवाह ये यहूदी कब्रिस्तान है। आज भी करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैले इस कब्रिस्तान पर भूमाफिया की नज़र है, जो यहाँ अतिक्रमण के साथ साथ कब्रों में भी तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आ रहा। इस विरासत को बचाने की कानूनी लड़ाई के बीच आज भी इंतजार शासन और प्रशासन की यहाँ नजरे इनायत का है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां मुरैना में ट्रेन से कटकर 4 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के पहले का वीडियो सामने आया है। उदयपुर इंटरसिटी में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मची थी और चेन पुलिंग करने के बाद यात्री पटरियों पर कूदे। दूसरी तरफ से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस से कटकर यात्रियों की मौत हो गई। बता दें आपको कि हेतमपुर और साथ ही खेर रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है, जहां दिल्ली मुंबई रेलवे रूट बाधित हो गया तो वहीं स्टेशन पर भारी भीड़ रही। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन में जब भगदड़ मची तो लोग कूदे। ये हादसे के पहले का वीडियो आप देख रहे हैं, जहां ट्रेन में आग लगने की खबर से भगदड़ मची थी और उसके बाद अचानक जब भगदड़ मची तो ट्रेन से यात्री कूदे और इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस ने उन 4 यात्रियों की जान ली। तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरीके से हादसे के पहले का ये वीडियो है। इस ट्रेन से कटकर जो है 4 लोगों की मौत हुई है, जहां देख सकते हैं पातालकोट जो है वो आ रही है और किस तरीके से भगदड़ के बीच इन 4 लोगों की मौत इस ट्रेन के नीचे आने से हुई। हेतमपुर और खेर रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। इस हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे रूट भी बाधित हो गया। स्टेशन पर भारी भीड़ इसके बाद लग गई और साथ ही बता दें आपको कि ये पूरा मामला जो है वो चेन पुलिंग करने के बाद शुरू हुआ, जहां यात्रियों ने ट्रेन से कूदना शुरू किया और इस दौरान 4 यात्री दूसरे ट्रैक पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस के नीचे आ गए। कहते हैं कि ज़िंदगी जब इम्तिहान लेती है तो हौसले ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। रायसेन ज़िले में एक ऐसी ही कहानी सामने आई, जहां गंभीर बीमारी से जूझ रहा एक शख्स दर्द के बीच भी हार मानने को तैयार नहीं है। रायसेन के रहने वाले रुपेश चौहान बीते 6 सालों से एक गंभीर बीमारी का दर्द झेल रहे हैं। एक हादसे के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई है कि आज भी नाक में नली लगी हुई है और वे सामान्य भोजन नहीं कर पाते। पानी और तरल पदार्थों के सहारे जिंदगी चल रही है। इलाज पर लाखों रुपए का खर्च हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण रुपेश अपनी पत्नी के साथ ऑटो में सामान बेचकर घर का खर्च, इलाज, किराए और साथ ही वाहन की किश्तें चुका रहा है। इधर पत्नी हर कदम पर उनके साथ रहती है ताकि रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर तुरंत मदद कर सके। गाड़ी से होते पापा हमारे इन्हें दिया है जो बच्चों को ये पीजी मिश्रा जी ने चाहिए हमें से किसी ने कोई राहत तो नहीं, कागज तब डरे कुछ नहीं हुआ। एक आधो चक्कर गाड़ी चलाते हैं, गिर गए थे तो नसें काम नहीं कर रही है, खाना खाने के इनके और रहने के लिए घर नहीं है, तो मजबूरी है, दवाइयाँ लेना पड़ती है, दवाइयाँ चल रही है उनकी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अचानक बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम सक्रिय बना रहेगा और इस दौरान कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक साथ ही बारिश की संभावना है। कई जिलों के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।